तो तरंग क्या है? हेलो सर। हाँ बेटा बताओ, जोधपुर से क्या पूछ रहे हो? सर कल दोलन के ऊपर एक क्वेश्चन था, क्या वो चीज? पूछना था सर। बेटा दोलन पे क्वेश्चन सर इसको। दोलन पर एक क्वेश्चन है, वो पूछना था आपसे। अभी इस समय हम लोग ने तरंग शुरू किया है, इसको तरंग को न्यूमेरिकल थोड़ा, क्वेश्चन है। अभी तरंग की थोड़ी थ्योरी हो जाने दो। जब ये पूरा हो जाएगा उसके बाद उस क्वेश्चन को लेंगे सबसे पहले। अगर अभी तो तरंग के बारे में पूछो, क्योंकि अभी मैं बताते पहले सारी जो ओके सर। लय है क्लास की वो सब खत्म हो जाएगी। ठीक है बेटा, आप जैसे ही अभी मैं तरंग का जल्दी खत्म ठीक है कर सर। दूंगा, 15 मिनट थैंक रखेंगे, उसके अंदर आपका क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। ठीक ओके है, सर। तो तरंग की हमने क्या, हम लोगों ने डेफिनेशन दी। तरंग बिंदुओं के विस्थापन से बनी वह आकृति है जो कि बिना पदार्थ के स्थानांतरित हुए विभिन्न कणों के दोलन से बनती है। बहुत सिंपल। इसका मतलब हमको यह समझ में आ रहा है कि कहीं से कहीं ना कहीं इसको दोलन से जोड़ रहे हैं। तरंग का बनना कहीं ना कहीं दोलन से जुड़ रहा है, इसका आभास इससे होता है। और दोलन हमने क्या क्या तरंग के लिए कहा? ये केवल एक आकृति है, जो हमें आकृति दिख रही है। पदार्थ एक्चुअल में मूव नहीं हो रहा है, जैसे हमने भी तार में करके देखा, जैसे हमने पत्थर में करके देखा। अगर आप पत्थर डाला आपने जहाँ पे, अगर आप नाव रोक दोगे तो नाव बह के नहीं जाएगी आगे उस लहर के साथ, कभी नहीं जाएगी। कब जाएगी? जबकि पानी बह रहा होगा। नाली में अगर पानी बह रहा होगा, बचपन में नाव बना के नहीं छोड़ते थे हम लोग, तो वो पानी उसके चला चला जाता था। लेकिन अगर कहीं आपने पत्थर डाला और फिर वहाँ पे आप नाव रख दो, तो नाव आगे पीछे कहीं नहीं जाएगी, वो वहीं पर रहेगी, वहीं पर ऊपर नीचे होती रहेगी। तो इसलिए सबसे पहला सिद्धांत जो सीखने की आवश्यकता है वो ये कि पार्टिकल्स यानी कणों के दोलन के कारण जो हमें शेप दिखती है, शेप, बार बार ये मैं बोल रहा हूं इस चीज को, जो आकृति हमें दिखती है उसको हम तरंग कहते हैं। तो इसमें कहने का क्या मतलब हुआ? हम लोगों ने कल ये सीखा था, हम लोगों ने सीखा था कि हम जो एक्स एक्सिस पर जो प्रोजेक्शन, जो प्रेक्षण आ रहा था, हमने उसका अध्ययन किया था। तो हमने देखा था कि पार्टिकल नीचे ऊपर हो रहा है। लेकिन अब उसी पार्टिकल का अगर हम वाई एक्सिस पे प्रेक्षण देखें तो क्या होगा? इससे आपको बिल्कुल स्पष्ट हो जाएगा कि तरंग क्या होती है। अब अगर इसका हमने देखा, इस जगह से स्टार्ट हुआ, t इज इक्वल टू 0, इसका प्रेक्षण वाई एक्सिस पर कहां आएगा? इसका प्रेक्षण यहां पे आएगा। ठीक है, अब मान लीजिए ये बिंदु यहां पर पहुंचा, बिंदु ऐसे ही चल रहा है जैसे पहले चल रहा था, अब यहां पहुंचा। अब हमने क्या करना है? वाई एक्सिस पे प्रेक्षण। ठीक है,
तो बिंदु पहुंच गया यहां पर। फिर ये बिंदु अल्टीमेटली यहां पहुंचा, तो इसका प्रेक्षण कहां आया? वापस इस जगह पर आया। इसी प्रकार अगर ये यहां पर पहुंचता है तो इसका प्रेक्षण होकर यानी कि यहां क्या हो रहा था, यहां तो ये ऊपर जा रहा था, और जो लाल वाला है अब ये नीचे आता जा रहा है। तो जब ये यहां पर पहुंचेगा, ये अगर समझ में आ गया तो पूरा चैप्टर बिल्कुल क्लियर है। तो ये यहां पर आ गया, इसका मतलब अब यहां आया, फिर अपन ने वर्टिकल प्रेक्षण किया, तो ये बिंदु यहां पर आ गया। यहां पर आएगा तो जब ये इस जगह आया तो इसी बिंदु पर आ गया। ठीक है, अब ये यहां पर आया, ठीक है, और फिर ये अल्टीमेट यहां पर पहुंचा वापस। t इजिकल टू टी टाइम के बाद कोई भी t हो सकता है। ये बात में समझ में आ गया? अब सोच सकते हो कि पानी में पत्थर डाला था तो क्या हुआ। अब देखो कितनी जल्दी समझ में आएगी आपको बात। पानी में पत्थर डाला आपने, जैसे ही पानी में पत्थर गिरा, यहां पर गिरा, तो पहले क्या हुआ, ये पार्टिकल ऊपर चला, ऊपर गया, फिर ये धीरे धीरे नीचे आना शुरू हुआ, फिर बिल्कुल नीचे गया तो बिल्कुल गर्त बन जाती है, लहर दिखती है, ये नीचे पहुंच गया, वापस ऊपर आएगा उसी पॉइंट पे, फिर आपको उत्तंग दिखेगा, यानी कि शीर्ष इसका दिखेगा बनता हुआ। तो यहां पर क्या हो रहा है अल्टीमेटली, पार्टिकल ऊपर नीचे हो रहा है। जब ये पार्टिकल ऊपर नीचे हो रहा है, अब इसकी एनर्जी कहां जाएगी, ये दूसरे पार्टिकल को पास वाले को ट्रांसफर करेगा, यही असलियत है। जैसे ही वो दूसरे पार्टिकल को एनर्जी अपनी ट्रांसफर करेगा यहां पर, यानी इसके पास, ये दूर दिखा रहे हैं अपन, वैसे बिल्कुल पास पास होते हैं पार्टिकल, तो ऑलमोस्ट जीरो डिस्टेंस होगा, तो वो अपनी एनर्जी ट्रांसफर करेगा इसको, तो अब ये यहां पे दोलन करने लग जाएगा, फिर ये यहां पे दोलन करेगा। इस प्रकार ये धीरे 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 दोलन करते हुए चलेंगे और उस बिंदु तक दोलन करते रहेंगे जब तक कि ऊर्जा समाप्त ना हो जाए। ऊर्जा जो इनिशियल ऊर्जा थी, गतिज ऊर्जा, वो स्थैतिक ऊर्जा के अंदर कन्वर्ट होकर वो शांत हो जाएगा आखिर में। आई बात समझ में क्या हो रहा है? अब इसको एक चित्र बना के अपन देखते हैं कि ये होता कैसे है, कि लहर अल्टीमेटली चलती कैसे है। 2 मिनट लगेंगे उसमें, लेकिन वो बहुत जरूरी है समझना आपको। और इस चीज को बनाने से पहले मैं ये बताना चाह रहा हूं कि ये सारे के सारे वाई एक्सिस पे हो रहे हैं, यानी कि डिस्प्लेसमेंट किस में हो रहा है, वाई पे, वाई एक्सिस पे। ये ध्यान रखना, वो हो रहा था एक्स एक्सिस पे, तो हम हमेशा उसको x इजिकल टू ए कॉस ओमेगा टी प्लस फाइव लिखते थे। यहाँ क्या लिखेंगे, दोलन के लिए, दोलन के लिए लिखेंगे वही फाई हमारा इनिशियल काल है, ओमेगा हमारा कोणांक गति है, टी हमारा समय है। अब अपने को बहुत सरलता से इसको जल्दी से समझ लेना है। कोई बात नहीं, इतना थोड़ा बहुत टेढ़ा चलेगा, कोई बात नहीं।
आप भले ही स्केल से मत बनाओ, लेकिन आपको समझ में आने के लिए जरूरत है। आप अपनी कॉपी में भी इसको बना लीजिए। 13 लाइनें बनानी है, ये 13 लाइन बनानी है। क्योंकि हमेशा बच्चे इसलिए गलती करते हैं क्योंकि ये पता नहीं रहता उनको कि हो क्या रहा है इसमें, और किताबों में क्यों नहीं समझाया है ये पता नहीं है। आठ, अब ये जो बनाया है ये इससे बनाया इससे कि आपको पूरे चैप्टर्स के लिए जो भी जहाँ भी तरंग का यूज़ हो रहा है, तरंग शब्द का यूज़ हो रहा है, वो आपको पता चल जाए कि तरंग है क्या। ठीक है, अब हम मान लीजिए इस बिंदु को तो हम 0 0 वाली रेखा मानते हैं। ये 0 0 बिंदु है हर जगह, और ये अपना एक्स एक्सिस है। नहीं, चौथे पे भी लिख सकते हो, दूसरे पे लिख सकते हो, पहले पे भी लिख सकते हो, लेकिन इसका कारण अभी पता चल जाएगा कि हम क्यों पहले दो को छोड़ के क्यों लिख बना रहे हैं एक्सेस। इसका कारण आपको पता चलेगा, जैसे कि हमने आपके मन में पक्का बैठ जाए कि ये इस तरह से होता है। अब हमने t = 0 लिया,
यानी कि कोई भी वेव की जो शेप है वो हमें 0 टाइम पे वेव तो चल ही रही है, अपन ने जिस टाइम पे देखा, अपन ने जिस टाइम पे देखने की कोशिश की उसको 0 मान लिया कि वो t इजिकल टू 0 है। अब t इजिकल टू 0 पर अगर हमारे को हम देखें तो क्या होगा, यहां से आपकी वेव चलेगी, क्या क्या हो सकता है बताओ। ठीक है, ये t इजिकल टू 0 पे यानी यहां से स्टार्ट हुई है। तो ये अपने क्यों दिखाना पड़ा इसके पहले, क्योंकि वेव एक जगह तो आप काट के तो बन नहीं सकती, वेव तो चलती आ रही है बहुत सारी आपको जो दिख रही है उनकी तरंग, लेकिन अपन तो केवल इस पॉइंट से शुरू करना चाहते हैं देखना। तो ये क्या हुआ आपका, एम्पलीट्यूड। ठीक है, ये एम्पलीट्यूड हुआ। तो अब यहां पर जो पॉइंट था ये वाला, इस जगह आपको इसका मोशन देखना है। अब इस पॉइंट का मोशन देखना है। अब थोड़ी देर बाद जब t इज इक्वल टू, बताओ क्या क्या देखेंगे, t बाई टी इज इक्वल टू, अपन ने 4 भागों में बांटा है इसको, तो कितना होगा t हर्ट में, कितना कितना होगा, t बाई 2 तो यहां पे हुआ, तो यहां कितना होगा t बाई 4 का आधा। देखो t कितना होता है, यहाँ ये पूरा t है, ये t बाई 2 हुआ, ये t बाई 4 हुआ, तो ये कितना हुआ t बाई 8, t इज इक्वल टू t बाई 8। तो t बाई 8 t कहां तक का होता है, ये वाला, इसको अपन यहां पे लिख लेते हैं ताकि मन में कोई कंफ्यूजन नहीं हो। ठीक है, अब t इज इक्वल टू टी बाई 8, इसका मतलब क्या हुआ कि हमारा जो मुख्य बिंदु है यानी कि ऊपर वाला बिंदु है, अब हमको एक खाने आगे सरका हुआ दिखेगा। अगर हमें ये वाला एक खाने आगे सरकता है तो क्या होगा, ये यहां पर a आ जाएगा। अगर इसको a बनाएंगे तो क्या बनेगा चित्र, यानी कि क्या हुआ, ये वाला जो पार्टिकल था अब कहां चला गया, ये वाला पार्टिकल कहां चला गया, यहां से अब नीचे की ओर गया। ये दिख रहा है यहां पर, ये दोलन कर रहा था जब नीचे गया। अब इसको फिर t बाई 8 आगे सरकाते हैं, टाइम लेते हैं। हाँ पूरा दोबारा से, पूरा 3 बार समझाऊंगा क्योंकि इस पर सब कुछ डिपेंड करता है, इसको 3 बार समझाऊंगा, लेकिन पहले को बना लें अपन, फिर आप देखना। t बाई 8 प्लस t बाई 4 क्या, अब हमने देखा t इज इक्वल टू टी बाई 4 पे हम देखते हैं क्या, यानी कि फिर इसका ये जो ऊपर वाला बिंदु है एक आगे सरक जाएगा, यानी कि ये बिंदु यहां कहां आ जाएगा, इस जगह। तो अब तरंग की क्या शेप बनेगी, और यहां क्या होगा, यहां पे अब किस जगह आ जाएगी, ये a के बराबर। यानी कि ये बिंदु अब कहां पे चला गया, यहां पर, ये दूरी हो गई a। अपन ने t बाई 4 और समय जोड़ा, यानी कि एक खाना हम और आगे चले जाते हैं। t इज इक्वल टू टी बाई 8, टी बाई 4 प्लस
t/8 कितना हो जाएगा, जल्दी से बताओ, जल्दी बताओ, जल्दी बताओ। ठीक है, अब यानी कि यहां पर ये एक बार और फिर बिंदु आगे चला गया यहां से, इसको बनाना बहुत सरल है, आपको हर बार ये ध्यान रखना है कि बस 4 अब अभी रुक जाओ, अब इसको जरा एक बार बन जाए फिर आप देखना इसको क्या कर हो क्या रहा है इसमें। और एक और 3t/8 के साथ और देते हैं अपन, क्या होगा, ठीक है। तो हमने ये बार फिर t/1 और सरका दिया इधर, यानी कि अब ये ए हो गया है यहाँ पर। तो इस पार्टिकल का क्या हुआ, ये पार्टिकल वापस अक्ष पे आ गया, यहाँ से ये चलना शुरू हुआ था नीचे, अब ये ऊपर चलना शुरू हो गया है। अब एक और देख लेते हैं, t = t/8 + t/2 कितना होगा बताओ, t = 5t/8, ये फिर यहाँ आ जाएगा, अब इसका जो ऊंचा वाला हिस्सा है, एक लास्ट और बना लेते हैं, साथ में काम चलेगा। t = 5t/8 + t/8 कितना हुआ, 3/4t, ठीक है, 3t/4, ये अब यहाँ पे आ गया। अब इस चित्र को समझने की कोशिश करते हैं, तो केवल बनाया अपन ने, हाँ आराम से बिल्कुल बना लो, क्योंकि इसको बहुत ज़रूरी है। 18 क्वेश्चंस आते हैं इस प्रिंसिपल पे टोटल मिला के IIT में और नीट पे। यहाँ आगे ले आइए, अब बच्चों इसको जी अपने को समझना है कि क्या हो रहा था और ये हम लोगों ने क्यों बनाया।
ठीक है, अब सबने बना लिया? बनाओ बनाओ बनाओ। बनाने का सिद्धांत बहुत सरल है, क्योंकि अपने को पता है कि 4 + 4 की एक वेवलेंथ होती है। हर बार 4 खाने + 4 खाने, फिर 4 फिर 4 फिर 4 फिर 4, ये जोड़ते गए, कुछ नहीं किया है। चलो नाउ लेट अस डू। अब यहाँ पे बहुत कंसंट्रेट करके बिना मन में चिंता करे सोचना। यहाँ कहीं कोई पत्थर गिरा था, अपन ने जो लहर की आकृति दिख रही थी, तरंग की जो आकृति, ये हमेशा तरंग की आकृति बोलना, तरंग मत बोलना कभी भी। जो तरंग की आकृति दिख रही थी, हमने उसको सोचा कि यहाँ से अध्ययन करते हैं इसका। तो जब t = 0, यानी कि जब 0 समय पे हमने इसको देखना शुरू किया, तो ये वाला कण यहाँ पर था। अब ये दोलन करेगा अपनी जगह। जब ये यहाँ था तो नेक्स्ट बार ये नीचे चला गया, उसके बाद ये बिल्कुल नीचे चला गया, जबकि पूरा दोलन वो आ गया आयाम। जब पूरा आयाम पहुंच गया, फिर क्या होता है? जब पूरा आयाम पहुंच गया उसके बाद नीचे आना शुरू होता है। फिर यहां से ऊपर चले तो पूरा आयाम आ गया, या नीचे चल रहे हैं, यहां से देखो, ये अगर नीचे आया पूरा लाल वाला एरो, यहां तक पहुंच गए, तो हम कब तक कहां तक पहुंच गए? पूरे, जब तक कि आयाम तक नहीं पहुंचे। यहां पर ये रेड वाले को अगर इससे हम मिलाएं तो हम ये रेड वाली स्थिति पे पहुंच गए यहां पर। तो ये पार्टिकल अपने स्थान पर दोलन कर रहा है। अब इसने क्या हुआ, इसके बाद क्या हुआ? जब यहां पहुंचे थे अपन, फिर अपन ने देखा यहां, तो ये वापस ऊपर जाना शुरू हुआ इस जगह पर। तो ये फिर इसको हम लाल से देखें तो क्या ये हो रहा है, और फिर जब यहां पहुंच जाता है, इसका मतलब फिर अक्ष पे पहुंच जाता है इसका प्रोजेक्शन यहां पर। ठीक है, तो ये भी अक्ष पे पहुंच गया, इस जगह देखो आप, अक्ष पे पहुंच गया। जब अक्ष पे पहुंच गया उसके बाद फिर ये दोबारा आना शुरू हुआ नीचे, यहां पे आया ना, ये इस जगह आया, इस जगह आ चुका। अब यहां क्या हो रहा है? पार्टिकल ऊपर जा रहा है। अभी तो क्या हुआ, यहां से यूं चले और यूं पहुंचे। ठीक है, नहीं समझ में आ रहा तो बता देना। हम लोग यहां से स्टार्ट किए थे, नीचे पहुंचे, ये बिंदु ये था यहां पर, ये 0 पॉइंट इसका 0 मान लीजिए। तो यहां से अपन चले, पहले तो हम यहां पर नीचे तक पहुंचेंगे। जब यहां तक पहुंच गए तो इसका जो वर्टिकल प्रोजेक्शन है वो वापस ऊपर चलने लग जाता है। तो यहां पर ये ऊपर चलने लग गया, फिर ये 0 पे पहुंच गया। 0 पे पहुंच गया मतलब कहां पहुंचा? यहां पर पहुंच गया। यहां पे पहुंचने के बाद ये फिर नीचे चलना शुरू होता है, ये नीचे चलने लगा, क्योंकि एक बार ये, फिर इसके बाद और नीचे दिख जाएगा। इसका उल्टा देखेंगे तो ऊपर चलता हुआ दिखेगा। ठीक है, इसका मतलब हम क्या कहना चाह रहे हैं कि यहां पर जो बिंदु है, जिस जगह की हम बात कर रहे हैं, वो बिंदु अपने स्थान पर दोलन कर रहा है। इसी प्रकार ये बिंदु कहां दोलन कर रहा है? ये पहले यहां गया, यहां था, नीचे गया, यहां पर आया। दिख रहा है वो क्या क्या हो रहा है? ये वाला बिंदु, ये जो बिंदु था यहां पर, तो ये अक्ष पे आया, फिर कहां पर आया? यहां पर आया, फिर इस जगह आया, फिर इस जगह आया, फिर अक्ष पे, और फिर यहां पर। और ये क्यों हुआ ये वाला? क्योंकि इस वाले पार्टिकल ने अपनी एनर्जी इस वाले पार्टिकल को दी, तो ये भी दोलन करने लग गया अपने स्थान पर। तो अगर जब हमने 0 समय पर देखा, तो ये जो दोलन कर रहा है, हर पार्टिकल अपने स्थान पर दोलन कर रहा है। ये पार्टिकल भी दोलन कर रहा है, ये सबसे ऊंचे पॉइंट पे था, फिर ये कहां गया? इस जगह आया, फिर कहां गया? अक्ष पे आ गया, फिर अक्ष के नीचे गया, फिर ये मैक्सिमम आयाम पे पहुंचा, फिर ये वापस ऊपर चलना शुरू हुआ। देख रहे हो? तो इससे ये पता चलता है हमारे को कि हर बिंदु अपने स्थान पर दोलन कर रहा है, और ये दोलन कर रहा है तो इसके साथ क्या इक्वेशन लगेगी, क्या लिखेंगे हम इसके अंदर जब दोलन कर रहा है? तो क्या होगा बताओ? आपने कल तो पढ़ा ही है। क्या होगा? y = a प्लस फाइव। अब ये देखो जरा, ये सही है गलत? अब सही गलत देखने के लिए क्या होगा?
कि हम ये देखें कि t इज इक्वल टू 0 रख दें, और फाई तो 0 मान ही लेते हैं एक बार। अगर हम t इज इक्वल टू 0 रखते हैं, अगर t इज इक्वल टू 0 रख के देखो जरा क्या होगा। t इज इक्वल टू 0 रखेंगे तो cos 0 होगा, तो y कितना हुआ। क्या यहाँ पे t इज इक्वल टू 0 पर y इज इक्वल टू a है? देखो ना यहाँ पे y इज इक्वल टू a है क्या? ये तो 0 है, क्यों? अक्ष पर है। तो आपने इसको क्यों माना कि ये सही है? क्या होनी चाहिए इसकी इक्वेशन? सोच के बताओ बच्चों, क्या हो सकता है? जबकि यहाँ पर यस, वेरी गुड, यही चीज समझाना चाहता था मैं आपको कि अगर हम इसको लिखेंगे तो इसको लिखा जाएगा y इज इक्वल टू क्यों लिखना पड़ रहा है? क्योंकि हमने इस जगह से स्टार्ट किया। अगर हम अक्ष यहां ले लेते तो क्या होता? क्योंकि अपने को यहां पर 0 टाइम पर t इज इक्वल टू 0 पर यहां अगर हम देखते तो क्या होता? तो हमारा a आता, y इज इक्वल टू a, और यहां पे y इज इक्वल टू a है। तो कोई सी भी अगर आपको आकृति दिखे, उस आकृति की इक्वेशन को चेक करने का तरीका यह है कि t इज इक्वल टू 0, स्मॉल t इज इक्वल टू 0 रख के देख लो कि वो क्या उस तरंग की शेप को दिखा रहा है या नहीं दिखा रहा। t इज इक्वल टू 0 रखोगे हमेशा आपको पता चल जाएगा, क्योंकि आपने यहां पे अगर हम t इज इक्वल टू 0 लिखा तो y इज इक्वल टू a आया, और यहां पे जब रखा तो क्योंकि साइन 0 इज इक्वल टू 0। अर्थात इसका यह मतलब हुआ कि प्रत्येक बिंदु जो अपने स्थान पर दोलन कर रहा है ऊपर नीचे, ठीक है, उसके कारण जो हमको शेप दिख रही है वो तरंग जैसी दिख रही है। अर्थात इसको अगर हम यूं कहें, एक बार इसको भूल जाएं कि ये क्या है, ये देखिए जरा, अब केवल दोलन करता हुआ देखिए आप पार्टिकल। यही इस चैप्टर की असलियत है बस। अब आपको अगर आप देखेंगे तो यहां देखिए आप जरा इसको, अब आपको ये शेप दिख रही है ना, शेप पार्टिकल्स के मूवमेंट की, अगर आप इसको देखेंगे तो आपको लगेगा कि ये एक तरंग की शेप है। केवल यही दिखता है हमको जब पानी में देखते हैं तो हो तो ये रहा है, हर पार्टिकल अपने स्थान पर दोलन कर रहा है, लेकिन हम जब दूर से देखते हैं तो हमको लगता है ये एक तरंग है। एक्चुअल में तरंग कुछ भी नहीं है, लेकिन क्योंकि पार्टिकल अपने स्थान पर दोलन कर रहे हैं ऊपर नीचे, इसलिए ये हमको ऐसा एहसास होता है। तो इसका मतलब हुआ यहां पर कि कोई और चीज भी है जिसके कारण कि ये परिवर्तन हो रहा है। यहां तो हमने लिख दिया बट t इज इक्वल टू 0, फाई इज इक्वल टू 0, लेकिन अगर हम ये निकालना चाहें कि इस बिंदु पर x अगर इतना है, अगर x मान लीजिए ये है कुछ भी, इस जगह से हमने निकाला, ये दूरी है लैम्डा बाई 4, लैम्डा बाई 4 होगी ना ये दूरी। अगर हम कहें कि x इज इक्वल टू लैम्डा बाई 4 पर इसका पार्टिकल कितना चल रहा था, कैसे निकालेंगे? इसमें निकलेगा ही नहीं, इसमें तो x की बात ही नहीं कर रहे, इसमें तो कहीं x की बात ही नहीं कर रहे। वहां तो हमने केवल निकाल लिया t इज इक्वल टू 0, हमको पता था और शेप बनानी हमको आती थी, इससे हमने बना लिया। लेकिन अगर मैं आपसे कहूं कि x इज इक्वल टू लैम्डा बाई 4, लैम्डा बाई 4 क्यों लिखा मैंने इन दो खानों के बराबर? क्यों? क्योंकि जो पूरी अगर तरंग होती है,
ठीक है, ये लैम्डा बाई 2 होती है, ये लैम्डा बाई 4। तो अपन ने जो बीच की लाइन है उसको अपन ने लिया लैम्डा बाई 4, यानी दो बिंदुओं की दूरी लैम्डा बाई 4 है। यानी कि जो दोलन कर रहा है पार्टिकल उसकी इक्वेशन तो हमको पता है, हम दोलन के अंदर क्या क्या स्थिति हो रही है पॉइंट की हम इससे निकाल सकते हैं। किसी भी टी हमको पता है, टी निकाला भाई, टी इस पे इतना, फिर टी इज इक्वल टू टी बाई 4 पे इतना, फिर टी बाई इज इक्वल टू टी बाई 2 पे इतना। लेकिन हम ये नहीं पता लगा पा रहे कि ये जो शेप सी दिख रही है तरंग जैसी एक, इस पे कैसे निकालें, क्योंकि ये तो x अलग अलग बिंदु पर x है, ये x जो है अलग अलग चल रहा है। दोलन तो निकाल लिया, ये इस दोलन के ऊपर नीचे होने से एक हमको तरंग की शेप दिख रही है, लेकिन ये शेप इस जगह पर, इस पर्टिकुलर पॉइंट पर इस कण का कितना अधिकतम क्या चीज, आयाम, कितना आयाम होगा उस जगह, ये नहीं निकाल पा रहे अभी इस इक्वेशन से। इस इक्वेशन में कुछ और ऐसा जुड़ना चाहिए जिससे कि हम ये निकाल पाए कि t इज इक्वल टू इतना और x इज इक्वल टू इतना, तो उसके बिंदु कहां पर होगा। अभी तो हमने केवल सिंगल चीज देख रहे हैं कि t इज इक्वल टू 0 पर, स्मॉल t इज इक्वल टू t बाई 8 पर, वैसे हम निकालते चले जाएंगे। t इज इक्वल टू 0 पर हमने ये निकाला, फिर निकाला। अगर हम इसको लिखें, दोलन का ही देखें अगर, तो t इज इक्वल टू t बाई 8 लिखेंगे तो क्या होगा डिस्प्लेसमेंट। अगर हम t इज इक्वल टू 0 पर, स्मॉल t इज इक्वल टू 0 के बाद स्मॉल t, यानी कि अगर t बाई 4 हो गया, t इज इक्वल टू स्मॉल t इक्वल टू t बाई 4, यानी कि t बाई 4 समय निकल चुका है जब से हमने देखना शुरू किया उसको, t बाई 4 समय निकल चुका है। इसको इस बात से भी याद रख सकते हो कि यहाँ पे 0 टाइम होता है, यहाँ t इज इक्वल टू t बाई 2 होता है, यहाँ क्या होता है, तो यहाँ पे दो चीज आपको साइमल्टेनियसली याद रहेंगी कि एक तो ये लैम्डा होता है पूरा तरंग दैर्ध्य, तरंग की एक लंबाई, जो तरंग की शेप दिख रही है जो भी आपको, उसकी लंबाई ये है। दूसरा हम ये कह सकते हैं कि ये जो इसके अलग अलग समय हैं ये दिखा रहे हैं कि 1/4 समय में, 1/2 समय में, 3/4 समय में और पूरे समय में, पूरे दोलन काल में ये यहाँ तक पहुँच गया। ये अभी हम केवल इस पार्टिकल की बात कर रहे हैं, ये जो पार्टिकल ऊपर नीचे जा रहे हैं, ये ऊपर नीचे जा रहा है, हर जगह जा रहा है, तो हर पार्टिकल का जो दोलन कर रहा है उसके लिए तो ये इक्वेशन लगेगी। लेकिन हम ये नहीं पता लगा पा रहे अभी तक कि अगर ये पार्टिकल यहां दोलन ये कर रहा है तो ये वाला यहां क्यों कर रहा है। ठीक है ना, ये तो हमने निकाल लिया कि कहां कहां कितना होगा अकेले पार्टिकल का। इस पार्टिकल का यहां पर निकाल सकते हैं ये दोलन कैसे कर रहा है, इस पार्टिकल का ये दोलन कैसे कर रहा है, ये निकल गया। लेकिन अभी हमें ये नहीं पता चल पा रहा कि जब ये पार्टिकल यहां है तो ये यहां क्यों है। ये तो लाइन खींच दी हमने इसलिए आपको लग रहा है, अगर यहां देखो इस वाले के अंदर, अगर ये पार्टिकल यहां है तो ये यहां पे क्यों है, और अगर ये पार्टिकल यहां है तो ये वाला दूसरा वाला यहां क्यों है। हाँ, एनर्जी ट्रांसफर, लेकिन इसके अंदर मतलब कैसे पता लगाएं कि ये पार्टिकल की ऊंचाई कैसे आ रही है यहाँ पे, और हम ये कह रहे हैं थोड़ी देर बाद ये पार्टिकल यहां पहुंच गया, इस वाला पार्टिकल, यानी कि जब ये t इज इक्वल टू t बाई 8 था, क्या, जबकि t इज इक्वल टू t बाई 8 है तो ये पार्टिकल तो यहां पर है, ये पार्टिकल यहाँ है, ये यहाँ है, ये यहाँ है, ये यहाँ है, ये अलग अलग जगहों पर है। ये कैसे पता लगाएं, इस इक्वेशन से तो पता नहीं लग पा रहा। इस इक्वेशन से क्या पता लग रहा है, एक पार्टिकल जो अपने स्थान पर दोलन कर रहा है उसकी इक्वेशन है, अपने दोलन की इक्वेशन पढ़ी थी, तो उससे हम दोलन निकाल पा रहे हैं कि ये दोलन निकालने से ये पार्टिकल कहाँ है, एक पार्टिकल, सिंगल एक पार्टिकल का। लेकिन अगर हम ये निकालना चाहें कि ये पार्टिकल यहाँ है तो यहाँ कितना होगा, इसका मतलब कुछ ना कुछ और अतिरिक्त होना चाहिए हमारे पास। उसको हम कहते हैं तरंग की आकृति की समीकरण। तरंग की समीकरण मत लिखना इसको कभी भी, तरंग की आकृति की समीकरण। किताब में तो तरंग की समीकरण लिखी हुई है,
लेकिन तरंग के समीकरण लिखते ही सब गड़बड़ हो जाता है। बच्चे सोचते हैं कि ये तरंग बन कैसे रही है, उसमें ये बिल्कुल एक्सप्लेन नहीं किया कि ये जो हर जगह दोलन जो कर रहा है, इसके कारण जो शेप दिख रही है विभिन्न दोलनों की, वो तरंग की शेप कहलाती है। तरंग नहीं, तरंग की आकृति कहलाती है। इसको जानने के लिए एक चीज बहुत महत्वपूर्ण हमें और आनी चाहिए। अगर हम ये कहते हैं कि लैम्डा डिस्टेंस में, लैम्डा दूरी में कितनी, लैम्डा दूरी में कितना दोलन काल होता है? और इस टी काल में, याद दोबारा करने के लिए, टी काल में बिंदु की दूरी कितनी होती है? ठीक है, तो कोई दिक्कत नहीं है। अब हमें एक चीज, एक नया शब्द सीखना है आज, तरंग संख्या। तरंग संख्या। अब इसको तरंग संख्या क्या होगी, यहां पे देखो, इसको लिखना पड़ेगा। कोई बता सकता है बच्चा तरंग संख्या? अभी आप लोगों ने पढ़ा है? नहीं, वन अपन नहीं, तो रटी हुई चीज है। तरंग संख्या होती क्या है? हाँ बोले 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 बच्चे। पर यूनिट लेंथ। इसका मतलब ये क्या कहना चाह रहे हैं? हमने ये कहा कि टी काल में एक तरंग बनती है। तरंग संख्या मतलब टी काल में तरंग है एक तरंग ही होती है टी काल में, जो शेप दिख रही है हमको। तो एक काल में कितनी तरंग होगी? यानी कि अब निकालना है हमने को, एक काल में और इसको कहते हैं तरंग संख्या। तरंग संख्या, जबकि 1/t इज इक्वल टू न्यू होता है। ठीक है, अब समझ में आ गया बात, क्या क्या संबंध आ रहा है आपस में दोनों में? अब धीरे धीरे आप इसका संबंध समझेंगे। हमने कहा कि टी काल में है एक तरंग, तो एक तरंग कितने समय में होगी? 1/t। इसका अर्थ यह हुआ कि हम ये कहते हैं कि अगर मान लीजिए किसी का टी की वैल्यू थी 4, यानी कि 4 सेकंड में वो एक तरंग बनती थी, तो एक सेकंड में कितनी तरंग बनेगी? 1/, यानी कि कितनी बनेगी? 1/4, यानी कि इतनी सी शेप बन पाएगी उसकी उस समय तक। आया समझ में? कि केवल 1/4 तरंग ही बन पाई इस समय। ये तरंग संख्या कहलाती है। अगर हम देखें टी, इसको इसी में देखें कि आधी कब बन पाएगी? अगर t इक्वल टू 4 है तो एक बनी 1/4 में, एक सेकंड में 1/4 बनी, 2 सेकंड में कितनी बनेगी? यानी कि कहां तक पहुंच गई? ये तरंग दिखेगी आपको। इसका अर्थ यह हुआ कि तरंग संख्या जो कि एक काल में, जो बच्चे ने बोला था ना अभी, कि एक सेकंड में जितनी भी तरंगें बनेंगी वो तरंग संख्या कहलाती है, एक सेकंड में। ठीक है, तो यूनिट टाइम के अंदर जितनी तरंग बनेंगी वो कहलाती है तरंग संख्या। ओके, अब हम यहां पे इसकी इक्वेशन लिखते हैं। y क्या होगा? तो याद बताओ, किसी बच्चे को पता है?
कुछ याद आया? अभी तो पढ़ा होगा 1 महीना पहले, लास्ट चैप्टर है ना ये तो किताब का। ये इक्वेशन तरंग की शेप की है, किसकी? तरंग की शेप, तरंग की जो आकृति है उसकी इक्वेशन है। ये क्या दिखा रही है? ये कह रहा है कि y यानी कि ये डिस्टेंस y एक्सिस पर किसी भी बिंदु का कितना डिस्टेंस होगा। यहां इसको लिखते हैं अपन दोबारा, y एक्स टी का क्या मतलब है जिससे आपको याद रहे। y अक्ष पर y अक्ष पर x दूरी पर वह t समय पर विस्थापन इसका अर्थ क्या हुआ? ये बता रहा है कि कोई भी x दूरी पर, अगर हमारा हमने 0 0 ये मान रखी है, अगर हम कहते हैं कि x इजिकल टू इतनी दूरी है और t इजिकल टू 0 है, ठीक है, t इजिकल टू 0 है और x इजिकल टू इतना है, तो y कितना होगा, यानी ये दूरी कितनी होगी। आई समझ बात है? नहीं, दोबारा सुनो। y एक्स टी पे हमने क्या लिखा है? y अक्ष पर, y अक्ष पर x दूरी पर, यानी कि ये y अक्ष है, उसकी x दूरी पर, x मान लो आप ये लेना चाहो ये ले लो, x इसको लेना चाहो तो इसको ले लो, x इसको चाहो तो इसको ले लो, x चाहो तो इस जगह से यहां तक ले लो। हम ये कह रहे हैं कि अगर x पता है हमको और t पता है, तो मैंने जब ये लाइन खींची तो हमें ये तो पता है कि x तो हम यहां लेना चाह रहे हैं और उसमें t कितना लेना चाह रहे हैं? t/2। यानी कि अगर हम इस वाली जब बात करेंगे, इस वाली तरंग की शेप की, तो हम ये कह रहे हैं साहब x इजिकल टू इतना, यानी कि इस जगह पर कितना इसका विस्थापन होगा y पर, जबकि t इजिकल टू t/2 हो। यानी कि दो वेरिएबल साथ साथ चल रहे हैं, यहां पर दो वेरिएबल साथ साथ चल रहे हैं। दोबारा देखो, हम ये कह रहे हैं कि y x दूरी पर और t समय पर, t समय फर्क हो सकता है, t इजिकल टू 0 हो सकता है, t इजिकल टू t/8 हो सकता है, t इजिकल टू दिस हो सकता है। हम लोग कहें मान लीजिए t इजिकल टू t/2 या t इजिकल टू 5t/8, t इजिकल टू 5t/8 पे हमने कहा भाई आप निकालना है t, 5 किस पे निकालना है? t इजिकल टू 5t/8 पर निकालना है। और किस दूरी पे निकालना है? कि हम पत्थर जहां फेंका उससे हम मान लीजिए 3 मीटर दूरी पे निकालना चाहते हैं, 4 मीटर दूरी पे। तो हमने कहा भाई ये 4 मीटर दूरी हमारी यहां पर है, तो अब हम चाहते हैं कि इसका विस्थापन कितना होगा। ये कहलाएगा y, क्या लिखा था हमने यहां पे? xt। x हमने कहा 4 मीटर और t कितना कहा? और वैसे हम निकालें x तो कितना हो गया? 1 2 3 4 5 6 7 8, 8 पे तो था t, और 2 पे 2 और जोड़ दें कितना होगा? t/4। नहीं समझे? दोबारा 3 बार 10 बार समझना इसको, अगर जब तक नहीं समझ में आए जब तक इसको समझते रहना। अब हम ये कहना चाहते हैं, चलो छोटा वाला देखते हैं कोई। यहां से देखो, इस वाले को देखो, आप इस वाले को देखो, 1 2 3 4, 4 का मतलब कितना हो गया? t, t/2। जब हमने यहां 4 लिए, तो 4 जब खत्म होते हुआ है t/2, इस वाले में देख रहे हैं अपन। तो टाइम कितना निकल चुका है यहां पर? यहां से यहां तक ले रहे हैं केवल, तो कितना निकला? x इजिकल टू t/2 पर कितना होगा? λ/2। अपने को इसका मतलब x की वैल्यू पता चल गई, इस बिंदु पर कितनी है? λ/2। और t कितना है? t/8।
यानी कि जब हमने पत्थर डाला उसके t/8 बाद हम देखना चाह रहे हैं, और कितनी दूरी पे देखना चाह रहे हैं, λ/2 पे देखना चाह रहे हैं। तो हम इसको कैसे लिखेंगे, इसको लिखने का तरीका क्या होगा, y कैसे लिखते हैं, x पहले आएगा λ/2 और हम देखना चाहते हैं t/8 पर। समझ में आई बात? हाँ बोलो बेटा वापस। बिल्कुल, जब तक समझ में नहीं आए बिल्कुल पूछते रहना, मुझे कुछ इसमें बुरा नहीं लगेगा कि आप 10 बार पूछ रहे हैं, क्योंकि ये चीज़ 7 चैप्टर्स तक आपको दुख देती रहेगी अगर नहीं सीखा तो। अभी हमने ये कहा, अब एक थोड़ा सा इसको क्लीन कर देता हूँ, इससे सरलता से आपको दिखे। अपन पहले इसी को देख लेते हैं, है ना, बिना दिक्कत के। यहाँ x की वैल्यू कितनी है, अगर हम कहें यहाँ पे इस जगह हम निकालना चाहते हैं, मान लीजिए x = λ/4, ये λ/4 है, तो हम लिखें कि x = λ/4, और x = λ/4 होता है तो t कितना होता है, x = λ/4 है तो t कितना होगा, t/4। तो टाइम कितना लैप्स हुआ यहाँ पर, तो हम लिखेंगे कि x y क्या लिखेंगे हम, λ/4 t/4। लेकिन मैं कहूँ नहीं, अब इसी दूरी पर, इसी x पर अब हम निकालना चाहते हैं t = 5 t/8 पे, x तो वही रह गया, तो हम क्या लिखेंगे, y x कितना है, ये वाला बेटा, इस अपन ये देख रहे हैं ना कि इसको, इस बिंदु को दिया तो ये तो λ/4 हो गया, और t कितना लिखा, 5 t/8, तो इसको लिखेंगे 5 t/8। ये इसका मतलब क्या हुआ कि हम λ/4 दूरी पर, यानी कि λ/4 दूरी, ये अपनी वाई लाइन है पूरी, इस पर विभिन्न समय कालों पर बिंदु की क्या स्थिति होगी ये पता चल रही है। यानी कि y = λ/4 पर और 5 t/8 समय पर ये पार्टिकल किस जगह होगा, इसकी दूरी कितनी होगी x एक्सिस से y एक्सिस पर। ठीक है, बताओ बच्चे। अच्छा, तो अगर तुम्हें समझ में आया तो ये बताओ, चलो। अब हमको निकालना है t = t/4 पर, यानी कि समय शुरू से समय कितना निकल गया, दोलन काल मान लो 4 सेकंड था, तो हमें निकालना है, अब मान लीजिए t की हम वैल्यू लिख देते हैं एक बार सरलता जिससे आपको याद रहे, 8 सेकंड। तो यहाँ पे t कितना हो गया, ठीक है। हमने कहा कि t = 2 सेकंड, यानी कि पत्थर डाले हुए 2 सेकंड हो गए, हमें पत्थर हमने फेंका था, उसके 2 सेकंड बाद इस मूल बिंदु से, यानी कि 0 पॉइंट से अगर हम कहते हैं कि t पर, यानी कि लैम्डा पर कितना विस्थापन होगा बिंदु का, लैम्डा मतलब 8, 1 2 3 4 5 6 7 8, अपन ये कह रहे हैं कि इस बिंदु पर कितना विस्थापन होगा, यानी ये विस्थापन निकालना है हमारे को। ये है y, क्या लिखेंगे इसको, या t/4 = 2 सेकेंड। तो इसको हम अगर सरल भाषा में लिखेंगे तो क्या लिखेंगे, y λ/2, और मान लो लैम्डा मुझे पता है कि 4 मीटर है, तो हम क्या लिखेंगे इसको,
तो जैसे अगर ये लिखा आपको दिखे तो आप इसको क्या कहोगे कि हम 0 0 अक्ष से 4 मीटर दूरी पर और 2 सेकंड पश्चात उस पार्टिकल के दोलन करते समय क्या स्थिति थी वो निकाल रहे हैं। बोलो बेटा, आया क्लियर? ये बात समझ में आ गई सबको? तब मैं इसको अभी आगे की चीज फिर समझाऊं, जिससे कि अगर ये पूरा समझ में आ गया हो तो ठीक है। अब इससे पहले एक चीज और देख लो, क्योंकि कल मैं दोबारा चित्र नहीं बनाऊंगा ये वाला। उससे पहले एक चीज बता देता हूं कि जब भी हम ऐसे क्वेश्चंस के अंदर हम कहते हैं कि तरंग की गति, तो उसका क्या मतलब हुआ? तरंग की आकृति की गति, तरंग की आकृति की गति। ये बिल्कुल बार बार ध्यान में रखना। तो अब तरंग की आकृति गति कैसे निकाल सकते हैं? अपने पता है ये ऊंचा पॉइंट था, सबसे पहले सरल थे, सबसे सरल तरीका, सबसे ऊंचे वाले पॉइंट को पकड़ लो। ये देखा, ये यहां पर आ गया, फिर ये यहां पर आ गया, फिर ये यहां पर आया था, फिर ये यहां पर आया। तो हमको पता चल रहा है कि ये जो पार्टिकल है ऊंचा, ये चलता चला जा रहा है आगे। ये कितनी देर में कितनी दूरी चल रहा है, ये तरंग के शेप की गति है। अगर हम इसको यूं कर लें, अगर हम ये देखें तो आपको लग रहा है ना ये पार्टिकल आगे ऊपर आगे तक जा रहा है। ये एक्चुअल में जा नहीं रहा, दोलन उसी जगह हो रहा है, लेकिन जो तरंग की शेप दिख रही है वो शेप हमें आगे चलती हुई दिख रही है। तरंग की शेप हमें लग रहा है कि आगे चल रही है, जबकि पार्टिकल तो अपने स्थान पे ही दोलन करने जा रहा है। लेकिन हमको लग रहा है कि जो उसका सबसे ऊंचा पॉइंट है वो चलता चला जा रहा है, यूं करके चलता जा रहा है, जबकि पार्टिकल तो वही है। मेरा हाथ तो यही, मेरा हाथ थोड़ी आगे जा रहा है, ये कर रहा है बस। समझ रहे ना, हाथ स्थिर वही है, लेकिन जो पार्टिकल है इसके ऊपर, इसकी दूरी बढ़ती चली जा रही है। ये ऐसा लग रहा है कि हमें आगे जा रहा है, जबकि हो क्या रहा है, उसी स्थान पर पार्टिकल दोलन कर रहा है। तो अगर हम जब भी हम कहेंगे कि इस तरंग के आकृति की गति क्या है, जो कि किताब में लिखा होता है तरंग की गति, तो हम ये कहेंगे कि ये तरंग का जो उच्चतम पॉइंट हमें दिख रहा है तरंग की शेप का, वो कितने समय में कितनी दूरी चला। अब अगर हम इसी एग्जाम्पल में देखें, केवल इसी एग्जाम्पल में, तो हमको ये पता था कि ये T/8 है, ठीक है ना। इस T/8 में कितनी दूरी चल गया? λ/8। तो यानी कि कितने चला? T/8 में ये दूरी कितनी चल गया? तो 1 सेकंड में कितना चलेगा दूरी अपन समय? ठीक है ना, λ/t हो गया। तो इसका मतलब तरंग की शेप की गति क्या होगी? λ/t। ये समझ में आया? नहीं आया तो मुझसे दोबारा पूछो। अब दूसरे से देखते हैं, अपन इस वाले से करके देखते हैं। अब इसमें देखें, यहां क्या है? T = T/4 है। इस पे दूरी कितनी चल चुका है? ये ऊपर यहां से कितनी दूरी चला है? यहां से T/8 था, फिर यहां से चल दिया कितना? λ/4 चल गया। तो दूरी कितनी चली इसने? λ/4। तो गति क्या होगी? उस केवल पॉइंट की गति है, ये जो पॉइंट दिख रहा है उसकी गति है। तो गति क्या होगी? दूरी अपन समय λ/t। इसलिए आप कहीं भी निकालेंगे अगर, तो λ/t अगर कर दें तो तरंग की शेप की गति आ जाएगी। अब आपको पता चलना चाहिए कि तरंग की शेप की गति क्या है। जो विभिन्न स्थानों पर जो दोलन कर रहे थे पॉइंट्स, उनमें हमने एक जो कोई सा भी एक पॉइंट चुन लिया और उसको देख रहे हैं हम लगातार कि वो कहां जा रहा है, जाता हुआ दिख रहा है, कितनी समय में कितनी दूरी कवर कर रहा है। तो हमें ये पता चल गया कि तरंग की गति λ/t होती है हमेशा, तरंग की शेप की गति। λ/t
और इसको अगर हम बिल्कुल डिफ्रेंशिएशन में लिखना चाहें कि कोई पता ही नहीं, हम लोगों को इतनी दूरी नहीं पता था, तो हम क्या लिख सकते हैं, dx/dt, वही जो अपनी पुरानी इक्वेशन है, कितने समय में इतनी दूरी dx चला, dt समय में dx दूरी चला। तो इसका अभी तो केवल अपने इस वाले हिस्से की डिस्कस कर रहे हैं, अभी ये शुरू नहीं किए, अभी केवल इसकी बात कर रहे हैं। ये अगर समझ में आ जाता है तो आपको सब समझ में आ जाएगा। इसको मैं लास्ट बार दोबारा दोहरा रहा हूं कि इसका अर्थ होता है किसी भी समय पर, यानी कि t = t/8 भी हो सकता है, t/4 भी हो सकता है, 3t/4 भी हो सकता है, t भी हो सकता है, उस समय पर और x दूरी पर, जहां से हमने शुरू किया मापना, उससे x दूरी पर जो पार्टिकल दोलन कर रहा है, जो पार्टिकल वहां पे दोलन कर रहा है, उसका विस्थापन कितना है। यहां पे इसको और देख लेते हैं, इसको क्या कहना चाह रहे हैं दोबारा। अगर हम कहें ये, अब इससे इधर ले लीजिए, अक्ष से इधर ले लीजिए, समझ जाएगा, बदल से अपने ऐसा नहीं कंसेप्ट गलत बता दिया हो मैंने, इससे अब इधर ले लीजिए। अब यहां पे हम क्या कहना चाह रहे हैं, जबकि t = क्या है, अब क्योंकि हमने 0 से लिया है इधर, तो ये क्या हुआ, ये कितनी दूरी क्या होगी, t = -t/4, जो हम ले रहे हैं रेफरेंस पॉइंट, उससे t क्या हुआ, यानी कि t/4 समय पहले, t/4 समय पहले इस दूरी पर, यानी कि λ/4 दूरी पर इस पार्टिकल का कितना विस्थापन होगा। तो विस्थापन किसका हो रहा है, उस पार्टिकल का जो कि अपने ही स्थान पर दोलन कर रहा है, और उसके दोलन करने से जो एनर्जी दूसरों में ट्रांसफर हो रही थी, जो हमने देखा यहां पर, उसके कारण दूसरे पार्टिकल्स उस समय, जबकि ये यहां पर था, तो दूसरे पार्टिकल कहां थे अपन एकदम निकाल सकते हैं। अपने को पता है कि t = अपन t/8 पे निकाल रहे हैं, अब x पे यहां पे भी निकाल सकते हैं, फिर इस पार्टिकल की स्थिति भी निकाल सकते हैं, इस पार्टिकल की, अपने x वेरी करते जाओ, बस x बदलते जाओ, x की वैल्यू बदलते जाओगे तो आपको y आता जाएगा। तो अपने को यह पता चलता रहेगा, बार बार इसको दोहरा रहा हूं मैं, कि जो पार्टिकल अपने स्थान पर दोलन कर रहे हैं वो कितने विस्थापन पर होंगे, वो इस इक्वेशन y = xt से पता चलता है। y = xt केवल उस पार्टिकल का जो कहीं भी दोलन कर रहा है, उसका y अक्ष पर कितना विस्थापन हुआ है, यानी कि जो हमने इसलिए इसको आज पहले इसको पढ़ना चाहा था, यानी कि इस पे कितना विस्थापन हुआ है, ये विस्थापन हुआ है, या ये विस्थापन हुआ है, या ये विस्थापन हुआ है, या ये और या ये विस्थापन हुआ है। किस पार्टिकल का कितनी दूरी पर रहने वाले पार्टिकल, ये पार्टिकल मान लो हम कहें, तो इस पार्टिकल का यहां पर कितना विस्थापन हुआ, जबकि t = t/4 था, t = t/4 था और x = इतना था। तो हम किसी भी इक्वेशन से, कोई से भी सवाल को, क्योंकि जब आप पढ़ते हैं, प्रकाश पढ़ेंगे, प्रकाश में ऐसे होगा, दो लहरें, दो आ रही हैं, दो तरंगों की शेप आ रही हैं, दोनों आपस में मिल गए, उनका क्या होगा। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव में एक दूसरे के परपेंडिकुलर दो वेव चल रही हैं, उनका आपस में कैसे होगा। तो बच्चे उस समय ये समझते हैं, क्योंकि किताब में बता रखा है, ये किताब में बता रखा है कि ये तरंग की शेप है, ये तरंग है, और वो तरंग की गति को ये समझाया कभी नहीं है कि इस दोलन से संबंध स्थापित करके दिखाएं। अगर आपको ये दोलन से पता चल जाए कि पार्टिकल वहां पे दोलन कर रहा है, और दोलन की अलग इक्वेशन है, दोलन की इक्वेशन तो अपने बिल्कुल पता है, x = a cos, और यदि y में है तो y = a sin ωt, ठीक है ना। तो वो तो है केवल पार्टिकल के दोलन, यानी कि हम इस पार्टिकल के जब बारे में बात करेंगे तो केवल दोलन की बात करेंगे, और जब हम इन सारे पार्टिकल्स के दोलनों की बात करेंगे, कौन पार्टिकल कहां कैसे दोलन कर रहा है, तो हम तरंग की शेप की बात करेंगे। समझ में आई बात। आज के लिए इतना ही काफी है, क्योंकि अगर आगे आ जाता है